आज का जो हमारा केस है वो केस बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से तो भरा ही हुआ है, लेकिन ये केस जिस जगह पे हुआ था वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। वो टाउन जो इस केस के टाइम पे तो एक टाउन था, लेकिन आज एक बहुत ही फेमस सिटीज़ में से एक है। अब इसे टाउन कह लीजिए या सिटी, लेकिन ये जिस चीज़ के लिए फेमस है आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई टाउन या सिटी इस चीज़ के लिए फेमस हो सकता है। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि उस चीज़ का नाम आप लोगों ने चाहे अपने बचपन में या जवानी में ज़रूर सुना होगा। खैर, हमारा आज का केस है एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी का, जिनका नाम था कैप्टन जोसेफ वाइट, जिन्होंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं करी होगी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। खैर, अब उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस चीज़ को जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है सालेम, मैसाचुसेट्स में। सालेम सिटी की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसीलिए प्रेजेंट में इस सिटी की पॉपुलेशन है लगभग 45,000 लोगों की। जब भी मैं किसी शहर के बारे में आपको बताता हूँ तो मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि वो शहर क्यों फेमस है और उस शहर की खासियत क्या है, ताकि कोई भी विजिटर वहाँ पे जाना क्यों पसंद करता है। अब सब शहर के अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन इस शहर का रीजन बहुत ही ज़्यादा अजीब है। सालेम सिटी अपने विचेस की हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। विचेस यानी चुड़ैलों की हिस्ट्री के लिए, और उनमें फेमस है साल 1692, जब बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा था क्योंकि वो विच की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा जाए तो बहुत सारी लड़कियां, औरतें जो काला जादू और ऐसा जादू जो उनको थोड़ा चुड़ैल की तरह बनाता था, उस तरह के लोगों को यहाँ के लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि चुड़ैलों का और उस तरह के काला जादू का जब तक आतंक नहीं बढ़ा होगा तब तक वहाँ के लोकल्स ऐसा कोई भी डिसीजन लेने पे मजबूर नहीं होते। खैर, अब शहर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ साल 1830 में, और इसी सालेम सिटी में रहते थे कैप्टन जोसेफ वाइट। कैप्टन जोसेफ वाइट रिटायर्ड मर्चेंट थे। वो बहुत ज़्यादा रईस थे और इसी वजह से उनके पास सालेम मैसाचुसेट्स में एक बहुत ही बेहतरीन घर था। उनकी एज 82 ईयर्स की थी और अपने घर में वो रहते थे एक मैन सर्वेंट के साथ और अपनी भतीजी मिसेस बैकफोर्ड के साथ, जो कि उनके घर के एज अ हाउसकीपर भी काम किया करती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हुआ आता हूँ कि इस केस के नाम और कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि थोड़े बहुत सिमिलर हैं, इसीलिए एक एक चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। अब होता यूँ है कि मिसेस बैकफोर्ड की बेटी की शादी कैप्टन जोसेफ वाइट के दूर के रिश्तेदार के साथ ही हुई थी और उस आदमी का नाम था जोसेफ जे नैप जूनियर। अब मिसेस बैकफोर्ड की बेटी और जोसेफ नैप जूनियर एक साथ रहते थे वेनहेम में, जो कि मैसाचुसेट्स में आता था, और तो और ये जगह सेलेम सिटी से ज़्यादा दूर नहीं थी। मिसेस बैकफोर्ड ने कैप्टन जोसेफ वाइट की कई सालों तक बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से उनकी सेवा करी थी। अब कैप्टन जोसेफ वाइट बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और उनको खुद कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका था कि उनकी मौत नज़दीक है। इसीलिए अपनी संपत्ति में से पूरे $15,000 वो मिसेस बैकफोर्ड को देना चाहते थे अपने मरने से पहले। लेकिन मिसेस बैकफोर्ड के दामाद और कैप्टन जोसेफ वाइट के दूर के रिश्तेदार जोसेफ नैप जूनियर बहुत ज़्यादा लालची किस्म के इंसान थे। उनको ये लगता था कि उनकी सास ने इतने सालों जोसेफ वाइट की सेवा करी है और उसके बदले में सिर्फ $15,000, जबकि जोसेफ वाइट के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है। अब उनको कहीं ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले कैप्टन जोसेफ वाइट अपनी पूरी संपत्ति कहीं दान न कर दे। अब यहाँ पे जोसेफ नैप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। उनको ये लग रहा था कि $15,000 पहले तो बहुत ज़्यादा कम है। वो कैप्टन जोसेफ वाइट की नेचुरल डेथ का इंतज़ार भी नहीं करना चाहते थे और उनको ये पता चला कि अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कैप्टन जोसेफ वाइट अगर मर जाते हैं तो उनकी सास को उनकी संपत्ति में से पूरे $2 लाख मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद जोसेफ नैप जूनियर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने ही रिश्तेदार कैप्टन जोसेफ वाइट की हत्या करवा देंगे और सारा पैसा उनकी सास मिसेस बैकफोर्ड के पास आ जाएगा और कभी न कभी वो उनसे वो पैसे तो ले ही लेगा। इसीलिए उसने इस प्लान में अपने भाई जॉन फ्रांसिस नैप को भी इन्वॉल्व कर लिया।
और उन दोनों ने ही एक वहाँ के लोकल क्रिमिनल जिनका नाम रिचर्ड क्रॉननशील्ड था, उनको कैप्टन जोसेफ वाइट का मर्डर करने के लिए हायर कर लिया। और ये सारा प्लान किया गया 6 अप्रैल की नाइट को, यानी 6 अप्रैल साल 1830 को। जोसेफ नैप जूनियर को ये पता था कि उस दिन उनकी सास उनके घर पे होंगी, यानी मिसेस बैकफोर्ड उनकी बीवी के साथ उनके घर यानी वेनहेम में होंगी। अब क्योंकि जोसेफ नैप जूनियर कैप्टन जोसेफ वाइट का रिश्तेदार था, इसीलिए उनके घर में घुसना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब 6 अप्रैल की ही रात को जोसेफ जूनियर कैप्टन जोसेफ वाइट के घर में घुसकर बहुत ही महंगी चीजें चुरा कर उनकी खिड़की से वापस बाहर आ जाता है। और उसी रात को यानी 6 अप्रैल की रात को दोनों नैप ब्रदर्स यानी जॉन फ्रांसिस और जोसेफ नैप जूनियर जोसेफ वाइट के घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। और जिस खिड़की से अभी नैप जूनियर अभी बाहर आए थे, उसी खिड़की से रिचर्ड क्रॉननशील्ड अंदर घुस जाते हैं और सो रहे कैप्टन जोसेफ वाइट को बड़े चाकू से पूरे 13 बार वार कर कर मौत के घाट पे उतार देते हैं। 13 बार चाकू मारने से पहले रिचर्ड ने कैप्टन वाइट के सिर पे भी वार किया था, जिसकी वजह से उनका स्कल टूट गया था। पूरा सैलम टाउन इस खबर से बुरी तरीके से हिल जाता है। कैप्टन जोसेफ वाइट वहाँ के माने जाने आदमी थे और उनकी मौत बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई। अब इससे पहले कमेटी कोई एक्शन लेती, नैप ब्रदर ने उसी कमेटी को ये बता दिया कि उस रात जब वो लोग सैलम से वेनहेम जा रहे थे तो उनको रास्ते में 3 आदमियों ने लूट लिया था। अब इसकी वजह से होता यूं है कि कमेटी का ध्यान थोड़ा सा हटकर उन 3 आदमियों पे चला गया। कमेटी को ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते में एक गुंडों का गैंग है। जब कमेटी ने कैप्टन जोसेफ वाइट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। और दूसरी तरफ नैप ब्रदर्स को ये लगा कि अब वो इस केस से बच गए। लेकिन सैलम से 70 मील दूर एक जेल है और उस जेल का नाम है न्यू बेडफोर्ड जेल। वहां पे एक चोर आया हुआ था जो कि दोस्त था रिचर्ड क्रॉननशील्ड का। उसने वहां की पुलिस को ही बता दिया कि रिचर्ड ने उसको पहले ही बता दिया था कि वो कैप्टन जोसेफ वाइट को मारने वाला था। और ये खबर जैसे ही सैलम के पास पहुंची, तुरंत ही कमेटी ने रिचर्ड क्रॉननशील्ड को अरेस्ट कर लिया। लेकिन रिचर्ड ने अपना क्राइम नहीं कबूला। उसी दौरान नैप ब्रदर्स के जो पिता थे सीनियर नैप, उनके पास एक लेटर पहुंचता है और वो लेटर लिखा था चार्ल्स ग्रांट नाम के आदमी ने, जो कि रहता था बेलफास्ट मेन में। उस लेटर में चार्ल्स ग्रांट ने बहुत बड़े अमाउंट में पैसों की डिमांड करी और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो वो नैप फैमिली का राज खोल देगा। अब नैप ब्रदर्स के पिता को तो ये चीज़ पता ही नहीं थी कि वो लेटर आया था उनके बेटों की वजह से। और जब नैप के पिता ने वो लेटर जोसेफ जूनियर को दिखाया तो उन्होंने ये चीज़ को बकवास बोला और ये बोला कि तुरंत ही वो इस लेटर को कमेटी के पास ले जाएं। और नैप ब्रदर्स के पिता ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और इन सारी चीज़ों पे पानी फेरने के लिए जोसेफ जूनियर ने 2 और लेटर लिखे और दोनों लेटर लिखे चार्ल्स ग्रांट के नाम से। एक लेटर में ये लिखा था कि उसने ही यानी चार्ल्स ग्रांट ने ही कैप्टन जोसेफ वाइट का मर्डर किया था जोसेफ वाइट के एक दूर के रिश्तेदार जिसका नाम था स्टीफन वाइट के कहने पे। और जोसेफ जूनियर ने दूसरा लेटर लिखा स्टीफन वाइट के लिए, जिसमें एक बार फिर से वो चार्ल्स ग्रांट बनकर मर्डर की पेमेंट को डिमांड कर रहा था। अब कमेटी के पास पूरे 3 लेटर थे, इसीलिए उन्होंने एक मैसेंजर को बेलफास्ट मेन में भेज दिया। अब कमेटी का ये प्लान था कि कैसे न कैसे करके उनको चार्ल्स ग्रांट को अरेस्ट करना था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अरेस्ट करे जाने पे फेक चार्ल्स ग्रांट ने ये बताया कि उसका असली नाम पाल्मर था, ना कि चार्ल्स ग्रांट, और वो कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड क्रॉननशील्ड का आदमी था और जिसने ये पूरा शैतानी प्लान बनाया था। अब रिचर्ड की सारी हरकत कमेटी के सामने आ चुकी थी, इसीलिए खुद को बचाने के लिए उसने नैप ब्रदर्स का भी राज खोल दिया। और जैसे ही खबर सालेम पहुंची, तुरंत ही जोसेफ और जॉन नैप को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कस्टडी में तीसरे दिन जोसेफ नैप जूनियर ने सारी चीजें कन्फेस कर दी कि उन्होंने ही यह सारा प्लान बनाया था, यानी मर्डर का, रॉबरी का, साथ के साथ सारी संपत्ति को हथियाने का। ये सारी चीजें उन्होंने पुलिस को कबूल दी। ये सारी चीजें जानने के बाद रिचर्ड क्रॉननशील्ड को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अब उनका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था,
इसीलिए एक हैंकी की मदद से जेल में ही वो फंदा बांध के सुसाइड कर लेते हैं। अब नैप ब्रदर्स को अकॉर्डिंग टू द रूल मर्डर का एज अ असेसरीज यूज किया जाएगा उनके ट्रायल में, लेकिन लॉस के अकॉर्डिंग जो भी मर्डर की असेसरीज है उनको सजा तभी होगी जबकि एक्चुअल मर्डरर को कोई सजा दी जाएगी। अब यहाँ पे एक्चुअल मर्डरर थे रिचर्ड, जो कि सुसाइड कर चुके थे, और इसी वजह से ये लग रहा था कि नैप ब्रदर कहीं ना कहीं इस केस से बच न जाए, और तो और उनका डिफेंस लॉयर भी स्ट्रांग था। ऐसे में कमिटी ने हायर किया एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत ही इंटेलिजेंट वकील जिनका नाम था डैनियल वेबस्टर। ज्यादातर वो एक डिफेंस अटॉर्नी की तरह ही काम किया करते थे, लेकिन कभी कभी वो एज अ प्रोसिक्यूटर भी काम किया करते थे। और इन सभी चीजों के बाद आखिरकार नैप ब्रदर्स का ट्रायल शुरू होता है। अब बहस इस बात पे होती है कि अगर लॉस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मर्डर की एसेसरीज वो होती है जो कि एक्चुअल मर्डर के दौरान मौजूद होती है, लेकिन नैप ब्रदर्स तो एक्चुअल मर्डर की जगह से लगभग 300 फीट की दूरी पे खड़े थे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नैप ब्रदर्स का केस रिचर्ड की सुसाइड की वजह से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे में नैप ब्रदर्स को गिल्टी प्रूफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन डैनियल वेबस्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अब डिफेंस स्ट्रांग होने के बावजूद भी उन्होंने नैप ब्रदर्स को कैसे न कैसे करके कन्विक्ट करा ही दिया। अब जोसेफ नैप को कन्विक्ट करना फिर भी आसान था, लेकिन जॉन फ्रांसिस नैप को कन्विक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और कहीं न कहीं इस केस में उनका हद से ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन फिर भी मर्डर का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा मर्डरर होता है। अब ग्रेट डिफेंस होने के बावजूद भी जूरी ने पूरी तरीके से डैनियल वेबस्टर का ही सपोर्ट किया। इसीलिए जोसेफ जूनियर के कन्विक्ट होने के बाद पूरे 4 महीने लग गए जॉन फ्रांसिस जूनियर को कन्विक्ट करने में, लेकिन दोनों भाइयों को साथ ही फांसी पे लटकाया गया। देखिए, मैंने बड़े सिंपल वे में आपको बोल दिया कि नैप ब्रदर्स को कन्विक्ट करना उतना आसान नहीं था, लेकिन ये सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम के लॉस बहुत ज़्यादा अलग थे कंपेयर टू आज के लॉस के। इसीलिए डैनियल वेबस्टर, या मैं बोलना चाहूँगा कि द ग्रेट डैनियल वेबस्टर की जो लेगेसी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और डैनियल वेबस्टर मैसाचुसेट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। सिर्फ मैसाचुसेट्स में ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका में बहुत सारे लोग डैनियल वेबस्टर की लेगेसी से वाकिफ हैं। बाकी आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो ज्यूरी थी, जो जज थे, वो सब लोग ये जानते थे कि नैप ब्रदर्स गिल्टी तो थे ही, लेकिन सिर्फ प्रूव करने के लिए कमेटी ने डैनियल वेबस्टर को हायर किया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि नैप ब्रदर्स का डिफेंस धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन ज्यूरी और जज का इस चीज़ से वाकिफ होना कि नैप ब्रदर्स अपनी जगह गलत थे, इसीलिए डैनियल वेबस्टर को एक ये बेनिफिट ज़रूर मिला था कि फाइनल रिजल्ट उनके ही हक में आया। लेकिन ये चीज़ अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं थी, क्योंकि नैप ब्रदर्स गिल्टी थे। लेकिन जज और जूरी का डैनियल वेबस्टर को सपोर्ट करना अपनी जगह गलत नहीं था, क्योंकि नैप ब्रदर्स ने जो काम किया था उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए थी, और एंड में उन्हें वो मिल भी गई। लेकिन बहुत सारे लोगों को उनकी सज़ा मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिलती है। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है।